यहाँ से लेकर आज से लेकर हमारा नया चैप्टर है, इसको प्रोसेस कॉस्टिंग 1 बोलते हैं। बेसिकली ये चैप्टर कौन से कंपनीज में काम आता है, जिन लोगों के प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं कि आप पहली मशीन में रॉ मटेरियल डालोगे तो पहली मशीन का जो आउटपुट आएगा, पहली मशीन में से जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा, पहली मशीन का जो आउटपुट है वो दूसरी मशीन के लिए इनपुट है, फिर दूसरी मशीन का जो आउटपुट है वो तीसरी मशीन का इनपुट है। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस में से घूमता है, फाइनली वो फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स बनता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, और सीधी बात है अलग अलग प्रोसेसेस होंगे तो हमारा खर्चा बढ़ते जाएगा, हमारी कॉस्टिंग बढ़ते जाएगी। तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ 5। इस चैप्टर में इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पहला एक प्रोसेस ए अकाउंट, उसके अंदर इस तरीके से कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, इस तरीके से कॉलम्स होते हैं। फिर प्रोसेस बी अकाउंट, जितने क्वेश्चन में प्रोसेसेस दिए हों, मैक्सिमम 3 ही दिए हुए होते हैं, या 2 या 3 से ज्यादा प्रोसेस नहीं पूछते एग्जाम में। तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आपकी नोटबुक में, मतलब थियरी के लिए तो ऑब्वियसली हर एक चैप्टर में 15 सिंगल साइड छोड़ देने, रूल्स के लिए 10 या 15 सिंगल साइड छोड़ देने, फिर ये सम्स वाले पेजेस में लिखना है। तो आधे पेज का प्रोसेस ए अकाउंट आएगा, उसके नीचे आधे पेज का, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है पर फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। यहाँ पे जो अकाउंट बनता है उसका नाम होता है अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन, दोनों में से कोई भी एक, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए या अबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाए, वो जैसा क्वेश्चन होगा। हो सकता है प्रोसेस ए में अबनॉर्मल लॉस हो और हो सकता है प्रोसेस बी में अबनॉर्मल गेन हो, उसकी कैलकुलेशन, एंट्रीज, मीनिंग सब मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है। लॉस, अबनॉर्मल लॉस होगा कि अबनॉर्मल गेन होगा वो हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये छोटा सा अकाउंट बनेगा 4-5 लाइन का, अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन अकाउंट, छोटा सा 4-5 लाइन का अकाउंट बनाना है। तो आप लोगों को एक पेज के 3 पार्ट्स करने हैं, पहले आधे पेज का प्रोसेस ए अकाउंट, फिर 5 लाइन का अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन अकाउंट, फिर एक वर्किंग नोट बनाना है इसी पेज पे। इस वर्किंग नोट का नाम होता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, इसका एक फॉर्मूला होता है, हर क्वेश्चन में हर प्रोसेस के नीचे ये फॉर्मूला लगाना ही है। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन। अब हर शब्द की मीनिंग क्या होती है वो मैं समझाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, टोटल नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन में मीनिंग भी समझाऊंगा, ट्रिक्स भी समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको हर एक पेज पे 3 पार्ट्स चाहिए। पहले पार्ट में प्रोसेस अकाउंट 6 कॉलम, फिर अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन अकाउंट उसमें 6 कॉलम, फिर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। सेम इसी तरीके से दूसरे पेज पे सिर्फ प्रोसेस ए की जगह पे प्रोसेस बी हो जाएगा। दूसरे पेज पे सेम पूरा अकाउंट बनाना है, प्रोसेस बी अकाउंट 6 कॉलम, अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन अकाउंट 6 कॉलम, और कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। फिर इसी तरीके से अगर प्रोसेस सी हो तो तीसरे पेज पे भी यही फॉर्मेट, जितने प्रोसेस हो, मैंने बोला ना मैक्सिमम 3 प्रोसेस होंगे, इतना फॉर्मेट आप लोगों को बनाना है पहले अभी, ठीक है। थियरी के लिए 10 या 15 सिंगल साइड छोड़ दो, सम्स वाले पेजेस में जाओ, 2 सामने वाले पेज लो और ये फॉर्मेट बनाओ। पेन नोटबुक लो, लिखना शुरू करो। यहाँ पे वीडियो पॉज करो सब लोग,
और पहले इतना लिखो। अब ये जो प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस ए अकाउंट, ये बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा होता है। यदि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, परचेज, इस चैप्टर में परचेज नहीं होता है, इनपुट होता है। इनपुट हो तो डेबिट साइड पे आता है, मतलब कितना रॉ मटेरियल हमने इनपुट किया वो डेबिट साइड पे आता है। जितना आउटपुट हो वो क्रेडिट साइड पे आता है। कितना रॉ मटेरियल निकला बाहर बन के वो क्रेडिट साइड पे आता है। और जो भी सारे एक्सपेंसेस हों वो डेबिट साइड पे आते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो तो डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक हो तो क्रेडिट, रॉ मटेरियल इनपुट किया हो तो डेबिट, रॉ मटेरियल बन के निकला हो, गुड्स बन के निकले हो तो क्रेडिट, आउटपुट क्रेडिट, जो भी एक्सपेंसेस हो डेबिट। और यहाँ पे आता है एक नॉर्मल लॉस और एक अबनॉर्मल लॉस, जो मैं थियरी के साथ समझाऊंगा कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ये दोनों क्रेडिट होते हैं, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब भी हमारे गुड्स चले गए, अबनॉर्मल लॉस मतलब भी हमारे गुड्स चले गए। तो इन एंट्रीज के अलावा और कोई एंट्री कभी भी नहीं होती है। और प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड 3 चैप्टर्स हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग 1, प्रोसेस कॉस्टिंग 2, प्रोसेस कॉस्टिंग 3। 3 चैप्टर्स हैं, तीनों चैप्टर्स में यही अकाउंट बनाना है और इतनी ही एंट्रीज होती है, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होती रहती है। ठीक है, एक बार मैं बता दूं आपको फिर से। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, यूनिट्स इनपुट किए हो तो डेबिट साइड, यूनिट्स आउटपुट बन के निकले हो तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस हो तो डेबिट साइड, नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस दोनों क्रेडिट साइड। ज्यादा क्वेश्चन हो। अब मैं ये मिटा देता हूं और धीरे धीरे शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस ए एंड बी एंड देयर आफ्टर इट इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक। मतलब एक प्रोडक्ट है, पहले प्रोसेस ए में जाता है, तो ए में से निकलता है, फिर बी में जाता है, बी में से निकलता है, फिर वो तैयार फिनिश गुड्स बन जाता है। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए passes to B. The output of process A passes to B and that of B to finished stock. During the month ending on 31st March 2013, 1000 units of raw material valued at rupees 20 per unit were issued to process A. Issued to process A मतलब process A को दिया, मेन फैक्ट्री में से प्रोसेस A को दिया, तो प्रोसेस A के लिए ये इनपुट है। were issued to process A 1000 units at rupees 20 per unit. $1,000 units, यहाँ पे क्वांटिटी के कॉलम में ऊपर लिख देते हैं यूनिट्स। 1000 units at rupees 20 per unit. तो क्वांटिटी में मैंने सब जगह पे यूनिट्स लिख दिया। इसको बोलेंगे टू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। क्या बोलते हैं? टू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। 1000 units at rupees 20 per unit. 1000 units at rupees 20 per unit, तो 1000 multiply by 20, यहाँ पे हो जाएगा 1000 multiply by 20, तो अमाउंट आएगा 20,000। तो 1000 यूनिट्स हम लोगों ने प्रोसेस ए में इनपुट किया एट रुपीज 20 पर यूनिट, तो अमाउंट हो जाएगी 20,000 रुपीज। हमारी अमाउंट हो जाएगी 20,000 रुपीज। हो गया, इतना इनपुट हुआ हमारा। आगे नेक्स्ट, वैसे इजी होता है बहुत, सिर्फ बैलेंसिंग टफ होती है। जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो बहुत इजी होता है। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अंडर सन्ड्री मटेरियल, प्रोसेस ए में 1100, बी में 2650, 1100 2650। अब ये जो सन्ड्री मटेरियल है 1100 और 2650, ये दोनों प्रोसेस में डेबिट होगा, ए में भी और बी में भी। यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री मटेरियल 1100, यहाँ पे भी ऐसा ही टू सन्ड्री मटेरियल 1100। अब सुनना सब लोग ध्यान से। पहली बात, पहला रूल, सन्ड्री मटेरियल या कोई भी एक्सपेंस पे करने से
सिर्फ अमाउंट बढ़ेगी, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। जब भी हम लोग कोई खर्चा पे करेंगे तो खर्चे जो भी होंगे, एक्सपेंसेस जो भी होंगे, वो सिर्फ अमाउंट के कॉलम में आएंगे। खर्चा पे करने से सिर्फ अमाउंट बढ़ेगी, गुड्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्वांटिटी या यूनिट्स नहीं बढ़ेंगे। उसी तरीके से प्रोसेस बी में भी सन्ड्री मटेरियल 2650 सिर्फ अमाउंट के कॉलम में आएगा, क्वांटिटी के कॉलम में कुछ भी नहीं। डन। अब यहाँ पे ऊपर से आपने देखा होगा मैंने 2 लाइन छोड़ दी है प्रोसेस बी में। प्रोसेस बी में ऊपर से 2 लाइन क्यों छोड़ दी है? क्योंकि जितना प्रोसेस ए का आउटपुट होगा वो यहाँ पे प्रोसेस ए में होगा क्रेडिट, जितना प्रोसेस ए का आउटपुट होगा उतना प्रोसेस बी का इनपुट होगा। तो प्रोसेस ए में होगा क्रेडिट तो प्रोसेस बी में होगा डेबिट, इसलिए ऊपर से 2 लाइन छोड़ दी इनपुट लिखने के लिए। 2 लाइन हमेशा छोड़ने का। ओके, आगे फिर डायरेक्ट वेजेस 10,000 और 11,000, ये भी डेबिट साइड पे आएगा। 10,000 और 11,000 ये भी एक्सपेंस है। डायरेक्ट वेजेस 10,000 और 11,000, तो 10,000 हम लिखेंगे डेबिट साइड पे टू डायरेक्ट वेजेस, क्वांटिटी में डैश, यहाँ पे भी ऐसा ही टू डायरेक्ट वेजेस 11,000 अमाउंट में, क्वांटिटी में डैश। इजी, यहाँ तक तो बहुत इजी है। मैंने बोला ना क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो बहुत इजी है, बैलेंसिंग थोड़ी टिपिकल है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,000 और 7,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,000 और 7,500। मैं ऐसे करता हूँ, दोनों प्रोसेस साथ में सॉल्व करते जाता हूँ। प्रोसेस ए और बी दोनों को मैं साथ में सॉल्व करते जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,000 और 7,500 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,000 और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,500। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल आउटपुट 900 और 830। प्रोसेस ए का आउटपुट है 900, प्रोसेस बी का आउटपुट है 830। 900 और 830 याद रखना। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है 900 वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा 900, और प्रोसेस बी का जो आउटपुट है 830 वो यहाँ पे प्रोसेस बी में क्रेडिट साइड पे आएगा 830। ठीक है। अब प्रोसेस ए का जो आउटपुट है 900, ये प्रोसेस ए में क्रेडिट होगा, इसको बोलेंगे बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी अकाउंट 900। प्रोसेस ए का जो आउटपुट है 900 वो बी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी अमाउंट फिलहाल मालूम नहीं है, ये अमाउंट फाइंड आउट करने के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। ये अमाउंट कैसे आएगी उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। तीनों चैप्टर इसके ऊपर ही है कि अमाउंट कैसे आएगी। ठीक है, मेरे पास ट्रिक्स हैं बहुत सारी, सुनते जाना। अब ए का जो आउटपुट होगा 900 वो बी का इनपुट होगा 900, मतलब प्रोसेस ए में हुआ 900 यूनिट्स क्रेडिट तो प्रोसेस बी में होगा 900 यूनिट्स डेबिट। ए का आउटपुट बी का इनपुट। ए में लिखेंगे बाय यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, और बी में लिखेंगे टू यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, तो ए में लिखा यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू बी, यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू बी, और बी में लिखा यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए 900। अमाउंट इसकी अभी नहीं आएगी, जो अमाउंट यहाँ पे आएगी लास्ट में उसी को इधर ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट्स ट्रांसफर्ड हो गया, ये एक्चुअल आउटपुट हो गया
900 यूनिट्स और 830 यूनिट्स। इसके बाद लिखा हुआ है नॉर्मल वेस्टेज, परसेंटेज ऑफ इनपुट। नॉर्मल वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज मतलब नॉर्मल लॉस। ये आता है क्रेडिट साइड पे। इतनी क्वांटिटी, इतने गुड्स हमारे चले गए, वेस्ट हो गए। 5% और 10%। परसेंटेज ऑफ इनपुट, अब ये सिखा देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मल लॉस जो दिया हुआ है 5% और 10%, ये आएगा क्रेडिट साइड बाय नॉर्मल लॉस। अब जो 5% दिया हुआ है वो 5% किसका, जितना हमारा इनपुट था उसका। ये जो 1000 यूनिट्स है उसका 5%, तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 5%। अब ऑब्वियसली 1000 का 5% होता है 50। मैं कैलकुलेशन के साथ बता देता हूँ। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो ये होता है 50 यूनिट्स। इसकी अमाउंट मैं बताऊंगा कैसे आएगी, वो मैं बताऊंगा। तो नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए में लिखा हुआ था 5%। अब 5% 5 साल से सिखाया है कि परसेंटेज वाली कैलकुलेशन हमेशा हार्ड होती है। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5% तो सीधा हमारा डाउट जाता है कि 5% किसका, तो हम लोग निकालेंगे 1000 का 5%। 1000 का 5% होगा 50। और प्रोसेस बी में लिखा हुआ था 10%। प्रोसेस बी में लिखा हुआ था 10%, तो हम लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। 10% किसका, 900 का, 900 यूनिट्स इंटू 10%। ये जो इसका बी का इनपुट था, मैं स्टार्टिंग से बताऊं। ए का इनपुट था 1000, ए का इनपुट था 1000, तो 1000 का 5%। बी का इनपुट था 900, बी का इनपुट था 900, तो 900 का 10%, 90। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ इनपुट, और नहीं भी लिखा हुआ तो भी ऐसे ही करना है। ए का इनपुट था 1000, ए का इनपुट था 1000, तो 1000 का 5% 50। बी का इनपुट है 900, तो 900 का 10% 90। इसकी अमाउंट कैसे आएगी मैं बताऊंगा। अच्छा, ये बी का जो आउटपुट था 830 यूनिट्स, इसमें पर्टिकुलर्स लिखना मैं भूल गया था। ये जो बी का आउटपुट था 830 यूनिट्स, इसको लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, जो बी का आउटपुट था। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था दो ही प्रोसेस है, तो ए का जो आउटपुट था 900, वो बी का इनपुट हो गया 900। बी का जो आउटपुट है 830, वो चला जाएगा फिनिश स्टॉक। इस क्वेश्चन में दो ही प्रोसेस है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, ए का बी में जाता है, बी का सी में जाता है, फिर सी का फिनिश स्टॉक में जाता है। नॉर्मली 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो ही प्रोसेस है, तो बाय फिनिश स्टॉक। इसकी अमाउंट कैसे आएगी मैं 2 मिनट में समझाऊंगा, जब बैलेंसिंग करूंगा तब बताऊंगा। आगे नेक्स्ट, इसके बाद आपको लिखा हुआ है ये सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर यूनिट 2 रुपीज और 5 रुपीज। ये जो सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज दिया हुआ है 2 रुपीज और 5 रुपीज, ये नॉर्मल लॉस का सेलिंग प्राइस है। ये नॉर्मल लॉस का सेलिंग प्राइस है 2 रुपीज और 5 रुपीज। सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज 2 रुपीज और 5 रुपीज। तो नॉर्मल लॉस में हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एट द रेट ऑफ ₹2 और एट द रेट ऑफ ₹5। तो ये नॉर्मल लॉस का सेलिंग प्राइस है जो सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज दिया हुआ है। तो 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज पर यूनिट, तो अमाउंट आ जाएगी 100। और इधर था 90 यूनिट्स, 90 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, 90 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 450 रुपीज। 90 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, 450 रुपीज। ठीक है, बस क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया सारा। जितना मैं सच्ची बताऊं बेटा, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो सॉल्व करना बहुत इजी होता है। बैलेंसिंग थोड़ी ट्रिकी होती है, हार्ड नहीं होती है, ट्रिकी होती है। एक्चुअल तरीका क्या है, मेरा तरीका क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो सब बैलेंसिंग में आती है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स
एंड फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस, जो हम लोगों ने नीचे लिखा है नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, उसी को कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं। ऑल्सो गिव द अबनॉर्मल वेस्टेज और इफेक्टिव्स, मतलब अबनॉर्मल गेन अकाउंट, अबनॉर्मल गेन को इफेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो डिपेंड करता है, कोई कोई हो सकता है प्रोसेस ए में अबनॉर्मल लॉस हो तो बी में गेन हो सकता है अबनॉर्मल प्रोसेस ए में अबनॉर्मल गेन हो तो बी में लॉस हो, या ए में लॉस हो बी में गेन हो सकता है दोनों में लॉस हो, वो डिपेंड करता है बैलेंसिंग के ऊपर। ठीक है, सिर्फ बैलेंसिंग करना बाकी है हमारे दोनों की। मैं टोटल लिख देता हूं डेबिट साइड का, इसका टोटल जो है, पहले क्वांटिटी का कॉलम इक्वल टू सम, वैसे नॉनसेंस है, वैसे एक ही अमाउंट है 1000, पर फिर भी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1000 यूनिट्स का टोटल 1000। इस तरीके से मैं सारे कॉलम्स का टोटल लिख देता हूँ। आप लोग नहीं लिखना क्योंकि इसमें से बहुत कुछ चेंज होगा। अब देखो 1000 यूनिट्स डेबिट साइड की क्वांटिटी का टोटल है, डेबिट साइड की क्वांटिटी का टोटल है 1000 प्रोसेस ए में, और क्रेडिट का टोटल है 950, उसमें ये 900 भी आ गया और ये 50 भी आ गया। अब ऑब्वियसली डेबिट का टोटल है 1000, क्रेडिट का टोटल है 950, तो डिफरेंस आ रहा है 50। अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो अबनॉर्मल लॉस हुआ। मतलब पहले हमेशा क्वांटिटी का कॉलम टैली करना चाहिए, अमाउंट बाद में। पहले क्वांटिटी का कॉलम टैली करते हैं, अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आए तो अबनॉर्मल लॉस हुआ, और अगर क्वांटिटी का डिफरेंस डेबिट साइड पे आए तो अबनॉर्मल गेन हुआ। ये तो हो गया सीधा सीधा शॉर्टकट ट्रिक। 100% थियरी और लॉजिक के साथ बताऊंगा तो बहुत देर लगेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा कि ये इसकी लॉजिक क्या है, ये 50 अबनॉर्मल लॉस कैसे हुआ। जिसको लॉजिक नहीं समझनी है उसकी मार्क्स आ गई, मार्क्स को पहले आने दो। जिसको लॉजिक नहीं समझना है, क्रेडिट साइड पे क्वांटिटी में डिफरेंस हो तो अबनॉर्मल लॉस, डेबिट साइड पे क्वांटिटी में डिफरेंस हो तो अबनॉर्मल गेन। ठीक है, मैं इसको एक लाइन नीचे लेके जा रहा हूं। ठीक है, वो यूनिट ट्रांसफर को मैंने एक लाइन 2 लाइन नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है 50। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो वो हमारा अबनॉर्मल लॉस है, ये हमारा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट हुआ। अब इसकी अमाउंट कैसे आएगी, वो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो दो अमाउंट है, अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट बाकी है और यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी इसकी अमाउंट बाकी है। मतलब ये 50 यूनिट्स की अमाउंट और ये 900 यूनिट्स की अमाउंट, ये दो अमाउंट्स बाकी है। इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। अब हम लोगों को नीचे जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लगाया था, इस फॉर्मूला में जाना पड़ेगा, ये वाले फॉर्मूला में, और मैं इस फॉर्मूला को भी बताऊंगा ट्रिक से, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में। इस फॉर्मूला से एक नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट होता है। वो जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे हम इस फॉर्मूला से, उस नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट को इस 50 यूनिट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 900 यूनिट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों की अमाउंट आ जाएगी, पर अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।